जय हिंद फ्रेंड्स। हमने जो है मेंस आंसर राइटिंग में कैसे फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर में आंसर लिखे, उसके लिए हमने आपके लिए एक पूरी सीरीज शुरू की है। हमने पिछले वीडियोस के अंदर सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बता दिया कि अगर ऐसा आंसर आता है, क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर लिखे। आज जो है हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल चल रहा है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका चौथा सब्जेक्ट है, उसमें भी आज हम देखेंगे 4 क्वेश्चन जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर आंसर फ्रेम कैसे करें। जो 2 नंबर में आता है तो कैसे किया जाए, 4 में आता है तो कैसे, 8 में कैसे, तो इसके ऊपर जो है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको आने के चांसेस होते हैं तो वो सेक्शन 4 से आता है, कम्युनिकेशन एंड कंप्लीट, जो संसूचना की बात करता है कब पूर्ण हो जाती है, वो वाला क्वेश्चन आता है। तो देखिए वो क्वेश्चन आता है आपका कम्युनिकेशन वाला, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि ये क्वेश्चन आपका जो है 4 नंबर में आता है अधिकतर, 4 नंबर में, ठीक है। अगर ये 8 में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं ये भी बता देंगे, पहले 4 में क्वेश्चन आता है। तो 4 में सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर जो बातें हैं वो आपको बताना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में कि उनका कम्युनिकेशन होता कैसे है, ठीक है। कम्युनिकेशन कंप्लीट तो करना है लेकिन कम्युनिकेशन होता कैसे ये बताना। फिर पूरा सेक्शन 4, अगर याद रखिए कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट पूछा है तो प्रपोजल वाला जो पैराग्राफ है ऊपर वाला वो लिखेंगे। जैसे उसने पूछा कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट, तो आपको क्या करना है, याद रखिए कि सेक्शन 4 के अंदर जो पहला पैरा है वो बताएंगे, पैरा फर्स्ट, अगर प्रपोजल पूछा है। फिर क्या करेंगे तो उसके अंदर आप याद रखिए कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको जो है इसके अंदर ये लिख दिया, ये लिख दिया, और इसी के साथ फिर अगर एक और क्वेश्चन होगा एंड रिवोकेशन, तो इसका रिवोकेशन वाला जो पार्ट है सेक्शन 6 बता देंगे आप, ठीक है। और सेक्शन 5 का पैरा फर्स्ट बता देंगे, ठीक है, प्रपोजल का रिवोकेशन ये बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बताना है, ठीक है। सेक्शन 9 भी बता सकते हैं कि जो कैसे कम्युनिकेशन कैसे किया है, सॉरी प्रपोजल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब एक स्पेसिफिक प्रपोजल का बोले कि प्रपोजल कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, तो आपको पूरा लिखने की एक्सेप्टेंस वाला पार्ट ना लिखे, पैरा फर्स्ट ही बताए सिर्फ। हाँ ये याद रखिए कि हर पैरा के लिए उन्होंने इलस्ट्रेशन दिए, तो जिस पैरा पर जो इलस्ट्रेशन फिट हो रहा है, नीचे ABC 3 इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, वो इलस्ट्रेशन जहां पर फिट हो रहा है, जैसे पहला वाला प्रपोजल का इलस्ट्रेशन, तो प्रपोजल वाला इलस्ट्रेशन डालें। एक्सेप्टेंस अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है 4 नंबर में अगर ये पूछा है तो प्रपोजल का। हाँ अगर यहीं पर प्रपोजल के बदले अगर एक्सेप्टेंस आता कि एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होगा, तो फिर आपको जो है सेक्शन 4 के अंदर ही पैरा सेकंड लिखना होता है, पैरा फर्स्ट नहीं लिखते आप। फिर इसके अंदर सेक्शन 3 में जो है आप सेक्शन 3 लिखते हैं और उसमें भी प्रपोजल लिखते हैं, एक्सेप्टेंस वाला पार्ट, और पैरा 4 और क्या करते हैं, फिर आप पैरा 5 के अंदर रिवोकेशन भी अगर आता है इसमें तो पैरा 5 जो सेक्शन 5 का पैरा सेकंड लिखते हैं, सेक्शन 5 का पैरा सेकंड ये लिखते हैं। और इसके बाद जो है एक्सेप्टेंस के जो सेक्शन है 2, जैसे एक्सेप्टेंस कैसा होता है तो आप सेक्शन 7 की 1-2 लाइन में बात लिख सकते हैं और सेक्शन 8 भी 1-2 लाइन में लिख सकते हैं। सेक्शन 9 चाहे तो इंप्लाइड और एक्सप्रेस लिखना चाहे तो लिख सकते। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट आता जरूर है लेकिन जनरली यही आता है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, तो आप सेक्शन 4 ही लिखिए, ठीक है। सेक्शन 3-4 आप लिख देंगे तो काफी है, आपको पूरा चाल। इलस्ट्रेशन छोड़िए मत, सिविल लॉ में अभी बार बार बता रहा हूं, उसके अंदर तो इलस्ट्रेशन दिया ही है, तो इलस्ट्रेशन आप उसको बताइए तो वो आसान कर देगा। तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया कि कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन आता है, इसको इस तरीके से। अगर ये क्वेश्चन 8 में आया होता कम्युनिकेशन में व्हेन कंप्लीट का, तो भी आप क्या करते हैं, पहले सेक्शन 3 बताते, फिर 4 बताते, इलस्ट्रेशंस लिखते हैं उसके, फिर कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर, ठीक है। जैसा आप ये समझ लीजिए कि रिवोकेशन का जो है कम्युनिकेशन बता देते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि 8 नंबर में तो ये सारी चीजें बताते हैं। वैसे 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आप समझ लीजिए फ्रॉड के बारे में बहुत आता है कि इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। ऐसा नहीं आता कि व्हाट इज फ्रॉड, अगर आपको 8 नंबर में उनको पूछना है तो फ्रॉड एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर में पूछने के लिए, क्योंकि उसमें इतना कंटेंट है कि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट रेट में इतना कंटेंट है। जैसे फ्रॉड के बारे में उन्होंने पूछा डिफाइन फ्रॉड, तो फ्रॉड की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? देखिए आप बोलेंगे सर सेक्शन 17 में 1 2 3 4 5 वो तो डेफिनेशन नहीं, वो तो फ्रॉड के टाइप से तरीके हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन उसके पैरा फर्स्ट में लिखी है, पैरा फर्स्ट में जो उसका पैरा फर्स्ट है 17 का, उसमें फ्रॉड की डेफिनेशन है। हाँ एसेंशियल भी उसी पैरा के बनेंगे, अगर 8 नंबर में आया होता फ्रॉड तो एसेंशियल, अगर 8 नंबर में तो एसेंशियल भी उसी के बनेंगे। फिर जनरली इसमें पूछा था इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, तो इफेक्ट क्या होता है फ्रॉड का, फिर आप बता दीजिए, ठीक है। आप सेक्शन 19 में चले जाइए, ठीक है।
कि सेक्शन 19 में इसका इफेक्ट ये होता है। हाँ, इसमें याद रखिए कि जो फ्रॉड वाले पार्ट है, जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन का भी इफेक्ट है, वो नहीं लिखना है, फ्रॉड वाला। और याद रखिए कि केविएट एम्प्टर की जो डॉक्ट्राइन है वो वाली भी आपको बताना पड़ेगी, लेट द बायर बी अवेयर, उसी के अंदर फ्रॉड का पूरा सेक्शन बताएंगे। इसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन है जैसे ड्यूटी टू स्पीक वगैरह, वो भी आपसे। हाँ, कभी कभी 2 नंबर में ये आ जाता है कि व्हेन साइलेंस इज डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताना और ऊपर का सेक्शन 17 का पैरा फर्स्ट बताना है। और क्या बताना है? केविएट एम्प्टर की डॉक्ट्राइन बताना है। ये अगर 2 नंबर में आता है तो तब। अब फ्रॉड ये बता दिया, फिर उसके बाद सेक्शन 19 के अंदर आपने बता दिया कि इफेक्ट क्या है, और सेक्शन 64 भी बता सकते हैं, रेसेशन, कि जब अगर फ्रॉड होता है तो उसको रेसेशन करवाएंगे, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप वॉइडेबल, आप ध्यान ही वॉइडेबल की डेफिनेशन बता रहा है, फ्री कंसेंट बता रहा है, फिर उसके बाद सेक्शन 14, 13 ये नहीं, सेक्शन 17 फ्रॉड बताएंगे, उसका पैरा फर्स्ट बताएंगे, एसेंशियल्स बताएंगे। उसके एसेंशियल वो नहीं है 1 2 3 4, एसेंशियल वो पैरा फर्स्ट से ही बनेंगे। हाँ, अगर 4 नंबर में 8 नंबर में तो फ्रॉड का जो पूरा सेक्शन है वो आप जरूर बताइए। फ्रॉड का 1 2 3 4 जो 5 उसके जो टाइप्स, जो प्रकार बताए गए हैं, वो सारे सबसेक्शन 1 2 3 4 5 जो है सारे बताइए। और इफेक्ट ऑफ फ्रॉड हमेशा आता है तो ये बताइए 19 के अंदर। हाँ, कभी कभी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन डिफरेंस आता है, तो फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के 3-4 डिफरेंस पढ़ के जाइए, वो आपको बुक्स में मिल जाएंगे, है ना। जैसे फ्रॉड के अंदर यहाँ से जैसे यहाँ पर एक डिफरेंस में बताता हूँ कि जो व्यक्ति जो फ्रॉड कर रहा है वो उस बात को ये समझ के कर रहा है कि उसे पता है कि वो बात झूठ है, लेकिन वो ऐसा बता रहा है कि ये सच है, वो है ना, who believes that it is false and he suggests you that it is true, वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि वो ट्रू है, लेकिन उसको पता है फॉल्स। और मिसरिप्रेजेंटेशन में उसे पता नहीं है कि वो फॉल्स है, मतलब ही डज नॉट बिलीव दैट इट इज फॉल्स, और लेकिन वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज ट्रू, तो उसको खुद को नहीं था। एक एग्जांपल ये हो गया, बाकी डिफरेंसेस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो फ्रॉड के अंदर ऐसा लिखिए, सेक्शन 64 भी बताइए, 19 बताइए, केविएट एम्प्टर 19 के अंदर एक एक्सेप्शन है वो भी बताइए जब पूछा गया। ठीक है, फ्रॉड के केस क्लॉज वगैरह आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन आप सिर्फ इसको इलस्ट्रेशन जरूर बताइए। सेक्शन 17 में एक आध फ्रॉड के एक आध इलस्ट्रेशन बता दीजिए, है ना, बाकी इलस्ट्रेशन बताने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट डेट तो बहुत आसान है, इसके अंदर आप आसानी से कर लोगे। फिर अगला क्वेश्चन जो आने के चांसेस होते हैं वो हमेशा वो पूछते हैं सेक्शन 23 से, वो क्वेश्चन आता है, या 8 में भी आ जाता है, 4 में भी, कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट अनलॉफुल। ठीक है, तो आप जो ऑब्जेक्ट जो लॉफुल अनलॉफुल बताए हैं, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड अनलॉफुल, ठीक है, तो आप जनरली बताते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल, ये आपको बताना पड़ता है। 4 नंबर में अधिकतर आता है, तो अगर 2 में आता है तो 2 में सिर्फ 23 लिख दीजिए, है ना, जैसा लिखा हुआ है 23 वैसा लिख दीजिए। आप 24 भी बता सकते हैं, पार्शियल 24 भी, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं बताना। अगर ये 8 में आ गया तो क्या करना है, तो इसलिए क्या होगा, जिसमें जो चीजें लिखी हुई है, जैसे फ्रॉडुलेंट लिखा हुआ है, फॉरबिडन बाय लॉ लिखा है, परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा है, ठीक है, कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इट इंप्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, ये अगर लिखा तो उन सबको बताना पड़ेगा कि फ्रॉड जो है, फ्रॉडुलेंट जैसे एग्जांपल के तहत एज पर सेक्शन 25 आईपीसी फ्रॉडुलेंट होता क्या है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉडुलेंट तो है ना, फ्रॉड की परिभाषा के हिसाब से भी 18 के हिसाब से फ्रॉड है, सॉरी 17 के हिसाब से फ्रॉड है, लेकिन फ्रॉडुलेंट की थोड़ा सा बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप बताएंगे, ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर फॉरबिडन बाय लॉ सारे 8 नंबर में आएगा जब बताएंगे। हर पॉइंट के ऊपर जो है एक इलस्ट्रेशन आपको बताना। फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर आप जो है, मैंने कल जो है आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वीडियोस बनाए हैं, उसके अंदर आएगा वो बाद में, है ना, हम बाद में उसको डालेंगे, तो आप उससे जाके देख सकते हैं कि ये चीजें क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे हम, अभी टीपीए की चल रही है, तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें भी जो है अभी आया नहीं है सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर की, ये सब चीजें सेम होती है। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर 8 नंबर में आया तो हर पॉइंट को डिस्कस करके आपको बताना पड़ता है कि क्या क्या चीजें आएगी। 24 भी आप बताते पार्ट जो है ना, जनरली लॉफुल कंसीडरेशन और ये इसकी बात आती है, ठीक है। फिर आप ये सब चीजें इसके अंदर बता सकते हैं कि लॉफुल और ये सब चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका सेक्शन 56 पैरा सेकंड से, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पूछते हैं आपसे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे इसके साथ, ये चौथा क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 56 पैरा सेकंड आप पैरा सेकंड बताएंगे कि होता क्या है, ठीक है। और अगर आप चाहे तो आप इसके साथ जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है लास्ट में आई के अंदर जो है, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है ना आई वाली, वो डेफिनेशन आप बता सकते हो, ठीक है, वो वाली जो है डेफिनेशन आप बता सकते हो।
जे के अंदर है, वो 2J के अंदर, 2J के अंदर जो डेफिनेशन है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, वो आप बता सकते हो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का ही जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका वही वॉइड होगा और उसका ही फ्रस्ट्रेशन होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट पहले से बन चुका। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो है केस लॉ जो है मोंगनी राम वाला केस आपको पता होना चाहिए और ये याद होना चाहिए बच्चों को। मोंगनी राम वाला जो है ना, सत्यव्रत घोष और मोंगनी राम 1956 का, उसके अंदर 6-7 इंस्टांसेस बताए। इसके ऊपर ये नहीं पूछते, इसमें पूछते हैं कि डिस्कस द सर्कमस्टांसेस वेयर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कैन बी अप्लाइड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के 6 या 7 चीजें, जैसे वॉर हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये 6-7 चीजें, ये 8 नंबर में आ भी चुका है और ये आता भी है। ठीक है, और 4 नंबर में आया तो ये बता दीजिए और जनरली मोंगनी राम का केस बता दीजिए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर। हाँ, ये भी आप बताना चाहो एक आध लाइन में बता सकते हो कि 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही फ्रस्ट्रेशन की डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है। और बाकी 56 पैरा 1 पैरा 2 बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके इलस्ट्रेशन जरूर लिख दीजिए, इलस्ट्रेशन आप जरूर लिख दीजिए, इसके एसेंशियल्स लिख दीजिए, ये सारी चीजें लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन आता है जो सेक्शन 55 से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि व्हेन टाइम इज एसेंस, तो इसके अंदर टाइम एसेंस कब है कब नहीं है, ये 4 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप देख लीजिए पैरा फर्स्ट के अंदर जो टाइम जब एसेंस होता है तो उसके ऊपर ये पैरा फर्स्ट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे जनरली आप देखें ना तो सेक्शन 46 से तो आपको 52 तक जो सेक्शन मिलते हैं वही टाइम बता दे कि एसेंस था या नहीं, वहीं से पता चलता है कि टाइम एसेंस था या नहीं था। पहले उसको अगर जो भी सेक्शन है, जैसे सेक्शन 46 में या फिर 48 वगैरह में आपको वहां पर मिल जाएगा कि कहां पर टाइम एसेंस था कहां पर नहीं था। अगर आपने बोला था कि टाइम एसेंस है तो फिर जो है वो आप जो है उसको क्या करवा सकते हैं, वो आपके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाता है, जो जिसके साथ जो भी ब्रीच वगैरह हुआ है तो वहां पर। और उसके साथ आपको जो केस क्लॉज आना चाहिए, जैसे ये जरूरी नहीं कि यही पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी में टाइम एसेंस होता है, तो आपको कमला रानी और चांद रानी का केस याद होना चाहिए, कमला रानी वाला जो केस है, या फिर आप समझ लीजिए शिवलाल कपूर और इंदिरा कौर का जो केस है, ये केसेस आपको याद होना चाहिए क्योंकि उसी में कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह में टाइम एसेंस नहीं होता। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं केस लॉज बेस्ड होते हैं, तो जो कुछ केस लॉज बेस्ड है उनको आप देख लीजिए। ठीक है, 4 नंबर में आता है। 2 नंबर में आता है तो आप जो है सेक्शन 55 का जो पैरा फर्स्ट बता दीजिए, टाइम एसेंस का जो वो बता दीजिए। ठीक है, और अगर टाइम एसेंस नहीं है तो उसने कभी पूछा टाइम एसेंस नहीं है तो 2 नंबर में पूछता है तो पैरा सेकंड बता दीजिए और आप उसमें बता दीजिए कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं पैरा थर्ड उसके अंदर कब, जब टाइम एसेंस नहीं था, और आप जो है उसके अंदर वो कर सकते हैं क्या चीज कि अगर आपने नोटिस दे दिया तो फिर उसके बाद ही कंपनसेशन ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन आपके हिसाब से बता सकते। तो ये सारे जो है आपके मेन क्वेश्चन थे, जो जिनके अंदर 2 में कैसे बनना है, 4 में कैसे, ये सब आपको जो है आगे की सीरीज आपकी जो है जारी रहेगी। अगला स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वगैरह का जो है अगला वीडियो आपको आ जाएगा। थैंक यू।